गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू यू ऑल। जय श्री राम, जय हनुमान। ये है सुबह का समय। इस समय हो रहे हैं मॉर्निंग के 4। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है। अभी तो ये लाइट जला है, लेकिन अभी मैं जब स्विच ऑफ करके आपको दिखाऊंगी देन यू सी कितना फॉग है और कितना ज़्यादा अंधेरा है, कितनी ठंड है। आप मौसम को देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये है फ़िलहाल मेरे घर के बाहर का एटमॉस्फेयर, टू फॉगी टू कूल। तो अब चलते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ठंड तो रहेगी और ये ठंड आई भी है अच्छी खासी इस साल। तो लेट अस स्टार्ट माय रूटीन। तो आज पढ़ाई शुरू करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि ये करने का टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आज से मैंने अपनी एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है कि एटलीस्ट बॉडी को स्ट्रेच दूँ ताकि एनर्जेटिक बनी रहूँ। तो हेयर आई मेड टास्क ऑफ डे। ये टास्क ऑफ द डे मैं बना रही हूँ, जिसमें मैंने एटलीस्ट 20 पेजेस की आज रीडिंग रखी है। और जो PYQ है NCERT से रिलेटेड, उसे मैं आज नेट से डाउनलोड करूँगी। जितने भी मैंने पॉइंट बनाए हैं यानी कि मार्क किया है उसे रिकॉल करूँगी। साथ में थोड़ा सा करंट अफेयर भी देखूँगी, 1 जैन से लेकर के 6 जैन के बीच का। दूसरा, मैं सेकंड रिवीज़न दिन में करूँगी और एक रिवीज़न इवनिंग में भी करूँगी। तरीके मैंने अपने आज पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लिया है, जिससे मैं अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू रह पाऊँ। और यस, आपने देखा होगा कि मेरे शेड्यूल में कहीं पर आवर्स या टाइम नहीं लिखा है। मैंने घंटे और टाइम पीरियड उस पर नहीं मेंशन किया है, क्योंकि मुझे दिन में भी टाइम नहीं मिल पाता है। जो भी टाइम मिल पाता है वो इस समय मिल पाता है। और ये चीज़ हर एक हाउसवाइफ के साथ होती है कि कभी हमें दिन में टाइम मिल जाता है और कभी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने अपने आप को टाइम पीरियड के फाउंडेशन में बांध करके नहीं रखा है। जब भी मुझे मौका मिलेगा, 1 मिनट का भी मिलेगा, तो मैं जो अपने रिवीज़न करने के लिए लिस्ट बनाई है मैं उसके हिसाब से काम करूँगी। तो इससे मैं स्ट्रेस फ्री रहूँगी और मुझे ये पता रहेगा कि मुझे ये पढ़ना है, ना कि मेरा सारा ध्यान ये रहेगा कि मेरे 1 घंटे निकल गए, 2 घंटे निकल गए। तो इससे क्या होता है, माइंड तो डिस्टर्ब रहता ही है, साथ में हाउस होल्ड में भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपने समय को, मैंने अपने पूरे दिन को टास्क में डिवाइड किया है। तो अगर मुझे 10 मिनट का भी टाइम मिलेगा तो मैं अपना रिवीजन और पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग करूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 12th क्लास की पॉलिटिक्स पढ़ रही हूँ आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसमें आया है ये टॉपिक प्लानिंग कमीशन। अब इस प्लानिंग कमीशन को जब मैं रीड करूँगी तो मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं या इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स मुझे अभी मिल रहे हैं फ़िलहाल की रीडिंग में, मैं उसे अपने पास एक रफ़ नोट में ले लूँगी। और रफ़ नोट में मैं वो लिखूँगी जो अपने आप में खुद बहुत बड़े टॉपिक हैं और उनके अंदर और ज़्यादा सब टॉपिक्स हैं, तो वो मैं रफ़ नोट में लिखूँगी। बट जो अपने आप में सिंगल फैक्ट्स हैं उन्हें मैं बुक में ही मार्क कर लूँगी। और जिस समय मैं लॉन्ग नोट्स अपने बनाऊंगी, एक प्रॉपर चैप्टर वाइज जब नोट्स बनाने लगूंगी तब लिखूंगी। अभी मैं सिर्फ वो पॉइंट्स लिखूंगी जो इम्पोर्टेंट है, और इस बुक में उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। वो मुझे नेट से पढ़ना है या दूसरी किताबों से उसका रेफरेंस लेकर के मुझे स्टडी करनी है। अब लाइक हेयर इट इज़ रिटन 5 ईयर प्लान। अब जैसे ये 5 ईयर प्लान के ऊपर बेस्ड एक पिक्चर है। अब पढ़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हमारे लिए 5 ईयर प्लान्स को बनाया क्यों गया, यानी कि इंडिया की उस समय क्या कंडीशन थी कि जब 5 ईयर प्लान्स को बनाया गया। तो ये पिक्चर बता रही है कि उस समय पॉवर्टी थी, लोग जो थे वो अपने पैरों पे खड़े नहीं थे। मीन्स उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थी, इसलिए 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ला सके, प्लस उसको डेवलप कर सके।
तो इस तरीके स्टोरी देख करके, ब्लॉग्स देख करके, और तो और जो छोटे छोटे सेगमेंट्स दिए हुए हैं बुक में, उनको देख करके हम चैप्टर के अंदर क्या इम्पॉर्टेंट थिंग्स को समझ सकते हैं। हाँ, मैंने मार्क कर लिया कि 5 ईयर प्लान जो है वो हमारे इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। मतलब हम ब्रीफली इसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इसी के बाद से हमारे यहाँ जितने भी चेंजेस आए हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया है, हमारे यहाँ नए नए उद्योग धंधे जो बने हैं और अलग अलग पावर प्लांट्स जो लगे हैं, वो इन्हीं 5 ईयर प्लांट्स के बाद ही स्टार्ट हुआ है। तो मैं इसे जब इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी तब भी इन 5 ईयर्स प्लान को रीड करूंगी। अब हेयर यू कैन सी पंचायत ब्लॉक। अब पंचायत शब्द आया है तो ये पंचायत शब्द हमारे पॉलिटी से रिलेटेड है। यानी कि पंचायत कब आया, उसका ओरिजिन कब हुआ, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं था, अमेंडमेंट हुआ तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ, और अगर इसे जोड़ा गया तो किस रूल के तहत जोड़ा गया, कौन से नंबर पे आया, ईच एंड एवरीथिंग वी विल गोइंग to read it later on. लेकिन what I said, this book is very compulsion and it creates our base regarding economics, polity as well as history. तो यहाँ पर मैंने अपनी डायरी में लिख लिए हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिनको हमें आगे भी पढ़ना है, और इस बुक में उनके बारे में जिक्र तो किया है लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पूरा पॉलिटी का एक अलग सब्जेक्ट हो गया है। प्लानिंग कमीशन, ये भी पॉलिटी का एक सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ मैं अपने गुटू के साथ, मीन्स नायरा के साथ चाय पीती हुई और बेबी को प्यार करती हुई, कहते हैं ना कि मुसाफिर, जिस दिन तू सफ़र की शुरुआत करेगा उस दिन तेरी राह पे बहुत कांटे बिखरे होंगे, तुझे गिराने वाले बहुत आएंगे पर तुझे उठना खुद से ही होगा, मंजिल तेरी दूर बहुत है पर तुझे लड़ना खुद से ही होगा। ये मैं बात क्यों कह रही हूँ कि क्योंकि आज मॉर्निंग में जब पढ़ाई स्टार्ट की मैंने, बहुत अच्छे से शुरुआत हुई मेरी, अच्छे से मैंने नोट्स भी बनाए, समझा भी, पर कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हर्डल आती है। तो सडनली एक रिश्तेदार का फ़ोन आ गया और उसने कुछ इस तरीके की बात बोल दी कि मुझे बहुत हर्ट हो गया, बहुत तकलीफ़ हो गई, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत क्या बताऊँ, मुझे रोने का मन कर रहा था, ऐसा फील हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तो मैंने बुक बंद कर दी और बंद करके मैं बस आँख बंद कर ली मैंने, और अपनी बेटी को लेकर के अपनी गोद में बैठ गई। और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। लोग इतना दुख दे जाते हैं, कैसे बोल जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन ठीक है, आज उनका दिन था, आज उन्होंने बोला, मैं अपनी मेहनत से करके दिखाऊंगी। कष्ट होता है, पता नहीं लोग कैसे किसी को कुछ भी बोल देते हैं, और पता नहीं भगवान, अब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ उल्टा सीधा किसी के लिए नहीं बोलना चाहती, लेकिन दुख हो गया और मैंने आंखें बंद की और मैं सो गई। सच बताऊँ तो एक जो शेड्यूल बना था तो उस हिसाब से मैं क्या बोलूँ कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है अभी भी, बोलते हुए भी, क्योंकि वो चीज़ याद आ गई है। तो मैं सो गई अपनी बेटी के साथ, और जब मैं सो के उठी मैंने फिर खाना बनाया, और खाना खाने के बाद एक दिमाग में थॉट आया कि यार क्यों उन्होंने अचानक से फ़ोन किया, किस लिए फ़ोन किया, कोई रीज़न नहीं था, कोई वो नहीं है, और क्यों मुझे ही ये ऐसा करके बोला। तो फिर लगा यार इसे तो भगवान ने भेजा था मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, ये तो आए ही थे मुझे डिस्टर्ब करने, इनका तो काम ही था मुझे डिस्टर्ब करना, मुझे डिस्ट्रैक्ट करना। कर लिया ना मैंने, अपने दिल को दुखी, अपने दिमाग को दुखी, और अपनी पढ़ाई से हट गई, किताब बंद कर दी, छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं है ना, गिव अप नहीं करना है। अब और मन लगा के पढ़ूंगी, और अच्छे से पढ़ूंगी, और ये सारी चीज़ें साइड हैं, ये तो आएंगी, अभी तो ये कुछ नहीं है, इससे बड़े बड़े कांड होंगे, ये भी सोच के रख लिया। लेकिन जो मुझे करना है वो मैं करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही सोच के साथ आई जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑन नेट। जो टॉपिक्स मैंने आज अपनी डायरी में लिखे थे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए, और तब तक हो गए थे दिन के 250। और ये देखिए मैंने एक काम और कर लिया अपने लिए, लाइक इफ़ आई
गिव एग्ज़ाम इन 2025, ठीक है। तो मेरे पास मैंने एक ये चेक शेड्यूल बनाया है कि इतना सारा कुछ मेरा कंप्लीट होना ही होना चाहिए। सपोज़ अगर कोई एस्पिरेंट जैन से स्टार्ट करता है या सपोज़ 1 साल का टाइम पीरियड लेके चलता है, तो उसके पास अगर वो 2026 में दे रहा है एग्ज़ाम, तो उसके पास नियर अबाउट 12 महीने का समय रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पेपर, हमारा जो फर्स्ट प्रीलिम्स है वो जून में हो जाता है। जून से लेकर के हमारे पास नेक्स्ट जून तक 1 महीना, मतलब जुलाई से लेकर के जून तक पूरा का पूरा हमारे पास 12 महीने रहते हैं। तो ये एग्ज़ाम 1 ईयर एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जाता है। तो 12 महीने मिल गए, तो उस एस्पिरेंट को एक अच्छा सा समय मिल गया पढ़ने का। लेकिन अगर हम 25 में प्लान कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है मुश्किल से 4 से 5 महीने ही बचते हैं टू क्रैक प्रीलिम्स। तो आज की डेट में अगर मैं ये शेड्यूल बनाती हूँ 2025 का और इस साल पेपर देती हूँ, तो मेरे पास मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 महीने है, जिसमें मुझे जीएस मेन का सिलेबस मुझे पता होना चाहिए क्या है, ख़त्म ही होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ PYQ इन मेंस के रिगार्डिंग PYQs भी मेरे क्लियर होने चाहिए। रिलेवेंट NCERTs का एटलीस्ट 3 टाइम रीडिंग फिनिश होनी चाहिए। और रीडिंग सिर्फ रीडिंग करने से मतलब नहीं है, उसमें जो छोटे छोटे फैक्ट्स दिए हैं वो भी हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स एटलीस्ट 3 टाइम, लाइक आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, मॉडर्न इंडिया की, तो ये सारी चीज़ें, कुछ अभी बुक्स के नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये आपकी एटलीस्ट 3 बार रीडिंग ख़त्म होनी चाहिए। न्यूज़पेपर तो एवरीडे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और 25 में दे रहे हो तो फ्रॉम मे 2000 मई से आपको करंट अफेयर्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। और 0th अटेम्प्ट ऑफ 2024 मेंस का ये आप प्रैक्टिस कर चुके होने चाहिए कि स्टॉप वॉच को लगा करके मेंस के आंसर्स लिखो, ताकि आपको पता हो कि मेंस, क्योंकि वो लेंदी पेपर है, तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आनी ही आनी चाहिए। और अभी मैंने 2-3 वीडियोस देखे, उससे एक ये अपना कंक्लूजन निकाला कि इतनी इतनी चीज़ें आनी चाहिए हमें एटलीस्ट, अगर हम 2025 में पेपर देने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट मैसिव सब्जेक्ट्स हमें 25 जन तक फिनिश होने चाहिए। एक किसी ने बताया कि 25 जन तक, आप फेब तक भी इन्हें फिनिश कर सकते हो। 2 रीडिंग्स ऑफ योर ऑप्शनल, एक जीएस में ऑप्शनल पेपर भी आता है। वेल आई विल टेक ज्योग्राफी, आप हिस्ट्री, कई का हिस्ट्री भी हो सकता है, कईयों का पॉलिटी भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। लाइक मेरा तो ज्योग्राफी है, तो एटलीस्ट 2 टाइम हमारी उसकी रीडिंग हो जानी चाहिए। फिर मैक्सिमम हमें मॉक टेस्ट देने हैं ऑफ मेंस। CSAT भी एटलीस्ट 7 से 8 साल का हमें लगाना है, लगा चुके हैं होना चाहिए एट दैट फ्रेज। 60 to 50 या 50 to 60 GS प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हमें या मॉक टेस्ट हमें लगा लेने हैं, ठीक, अपने एग्ज़ाम से बिफोर। दूसरा सर्वे, बजट और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सब के बारे में भी हमें बिल्कुल टिप्स पे लर्न होना चाहिए। दूसरा 11 इयर्स के PYQs ऑफ प्रीलिम्स हमारा सॉल्व होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड सिनेरियो मैंने अपने लिए बनाया है कि अगर 25 में हम दें तो लगभग लोगों का कहना इतना कंप्लीट होना चाहिए। बट वो चलो स्टार्ट करते हैं। इतना मुझे भी नहीं पता है कि क्या है, इतना थोड़ा बहुत अभी मैंने वीडियोस देखे हैं। आज 6th डे ही है, तो अपनी तरफ से कोशिश ये की है कि मैं इस चीज़ को समझूं, बिकॉज़ अभी तो मेंस नहीं हो सकता है, तो आई विल टेक दिस थिंग फॉर 1 ईयर। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी कई वीडियोज़ में था कि ये आपका बेस क्लियर कर देता है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि यही एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो। अगर आप इसी तरीके स्ट्रैटेजी बना के पढ़ोगे तो आप कोई और भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो होप जो मैंने अभी शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग कईयों को हेल्प मिल जाए, अगर वो इस साल एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। अदरवाइज़ मैं 1 ईयर का भी अभी एक शेड्यूल प्लान बनाऊंगी, विच आई विल टेल टू यू कि किस तरीके
कितने टाइम में हमें कैसे पढ़ना है, राइट। जिस तरीके ऐसे करके अभी जो शेड्यूल दिखाया है वो नियर अबाउट 5 से 4 महीने का है कि लगभग इतना कंप्लीट होना चाहिए या हम इतना कंप्लीट कर लेंगे। ते हैं ना, कोशिश करो हार न मानो, तुम्हारे सपने सच होंगे। कोशिश करो हार न मानो, तुम्हारे सपने सच होंगे। अभी हैं तुम्हारी राहों में कांटे, अभी हैं तुम्हारी राहों में कांटे, पर मंजिल पर फूल ही फूल होंगे, पर मंजिल पर फूल ही फूल होंगे। तो चलिए इसी तरीके हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और डेली थोड़ा थोड़ा करके रिवीज़न भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे भी। पढ़ाई को बोझ नहीं लेंगे, अपना शेड्यूल हेक्टिक नहीं बनाएंगे। घर के कामों के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए दिस मच एंड स्टिल वी विल कंटिन्यू आवर स्टडीज़ टिल बाय।